Hello everyone, welcome to my channel Guli Study Point. Myself Gulshi इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूपी पीजीटी इंग्लिश का 2003 का पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ, डिस्कस करने जा रही हूँ। ये जो वीडियो है ये जिन लोगों ने पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई किया है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस ईयर के यानी कि 2003 के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। और 40 से आगे के क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। क्वेश्चन 42 है, स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट फ्रेंड एंड टू बी लव्ड, डीपियर अंडरस्टूड। टेनिसन, व्हाट स्पेशल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स अबव? देखिए, स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट फ्रेंड, स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड, डीपियर अंडरस्टूड। Tennyson, what special feature of construction do you find in the lines? इस ऊपर की जो लाइन्स हैं इनमें किस तरह का स्पेशल फीचर ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको मिला है? फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडवर्ब, द यूज ऑफ आर्केइक वर्ड्स, ओमिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच या द यूज ऑफ द इम्पेरेटिव। ऑप्शन नंबर 3, ओमिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम आस्क्ड टू राइट माई रेमिniscences of a famous novelist about whom does the author Somerset Maugham say this context of this novel cakes and else? Doral Prester, Thomas Hardy, इसका है ऑप्शन नंबर 2 थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1872 a week or two before Thomas Hardy's 32nd birthday on one of his books was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. Which book was it? वो कौन सी बुक थी? इन द ईयर 1872 1872 में a week or two before Thomas Hardy's 32nd birthday, थॉमस हार्डी के 32nd बर्थडे पर ऑन हिज बुक वॉज पब्लिश्ड विच कन्फर्म्ड हार्डी इन हिज प्रोफेशन एज अ राइटर, जिसमें उन्होंने एक बुक को पब्लिश किया जिसमें थॉमस हार्डी का प्रोफेशन एज अ राइटर जो है वो कन्फर्म हुआ। विच बुक वॉज इट? वो बुक कौन सी थी? तो वो बुक थी अंडर द ग्रीन वुड ट्री। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जो बुक थी द बुक अंडर द ग्रीन वुड ट्री वॉज पब्लिश्ड इन 1872। 1872 में अंडर द ग्रीन वुड ट्री जो बुक थी हार्डी की वो पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड अनलिस्ट यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन द बुक। देखिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है सिविल वॉर के दौरान स्पेन उन्होंने विजिट किया और यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंस इन द बुक, और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज किया किस बुक में? तो वो बुक थी फॉर होम द बेल टूल्स। और ये जो नॉवेल है फॉर होम द बेल टूल्स 1940, ये जो है स्पेनिश सिविल वॉर पर बेस्ड ऑन है। नेक्स्ट है, वॉल्ट व्हिटमैन्स पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन इज अ सैड पोयम मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ ग्रेट मैन, हु वाज ही? वॉल्ट व्हिटमैन की पोयम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ये एक सैड पोयम है जो एक ग्रेट मैन की डेथ पर लिखी गई है।
वो ग्रेट मैन कौन था जिसकी डेथ पर ये पोएम लिखी गई है? तो वो ग्रेट मैन थे अब्राहम लिंकन, अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। This poem is an elegy written on the death of American President Abraham Lincoln. ये जो पोएम है एक एलिजी है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है When did Yeats receive his Nobel Prize? Yeats ने अपना नोबेल प्राइज किस साल रिसीव किया, किस ईयर में? 1920, 1924, 23 या 29? तो उन्होंने अपना जो उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था वो 1923 में नवाजा गया था। Yeats was awarded Nobel Prize in Literature in 1923. येट्स को लिटरेचर में 1923 में लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नेक्स्ट है आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट। हु सेड दिस? मैंने हर पीरियड के साथ डील किया बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड, लेकिन मैंने कभी भी किसी पीरियड पर स्टडी नहीं की बट द प्रेजेंट। Who said this? ये सेट किसने कहा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आई डील विद ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट। हु सेड दिस? ये किसने कहा? जोसेफ कर्नाड ने, H.G. वेल्स ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने या मैथ्यू आर्नल्ड ने? तो ये कहा था ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। G.B. Shaw said this in explaining why Shaw drew such topsy-turvy pictures of historical characters. Next question है criticism must always profess an end in views. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? ये किसने कहा था? तो ये कहा था T.S. Eliot ने। क्या? Criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. ये बात कही थी T.S. Eliot ने। Next है in which book of Charles Dickens we find the character called Miss Pross? चार्ल्स डिकेंस की किस बुक में मिस प्रॉस का कैरेक्टर है? तो वो है A Tale of Two Cities. The last book that Dickens wrote was, वो लास्ट बुक कौन सी है जो डिकेंस ने लिखी थी? वो थी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज रिटन इन 1861। नेक्स्ट है अ वेल नोन इंग्लिश राइटर रोट फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द pseudonym ऑफ बॉज। हु वॉज ही? वो कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस रोड फॉर द मॉर्निंग क्रॉनिकल अंडर द pseudonym ऑफ सॉज। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड्स सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम ए स्टोरी फ्रॉम। मैथ्यू आर्नोल्ड का सोहराब और रुस्तम किसकी स्टोरी से लिया गया है? तो ये लिया गया है शाहनामा से। मैथ्यू आर्नोल्ड took the theme of this poem from the Shahnama of a Persian poet फिरदौसी। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसका थीम शाहनामा से लिया और शाहनामा एक पर्शियन पोइट फिरदौसी का है। नेक्स्ट है विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक? थॉमस हार्डी की कौन सी बुक पेसिमिस्टिक नहीं है? इसका है ऑप्शन नंबर 3 A Pair of Blue Eyes. A novel, A Pair of Blue Eyes reflects on pastoral romance and doesn't discuss any tragic event.
Next है Thomas Hardy's novel Under the Greenwood Tree is also known by another name. Which of the four below is it? थॉमस हार्डी का नोवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री को दूसरे नाम से भी जाना जाता है. आप बताएं कि वो किस नाम से जाना जाता है. तो उसको ना द मेल स्टोक क्वायर. देखिए, अगर किसी भी व्यूअर्स को लग रहा है कि मेरे जो बताए गए आंसर्स हैं वो रॉन्ग है या उनमें कोई कमी है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि सही आंसर कौन सा है और एक्सप्लेनेशन भी दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड. इनमें से कौन सी जो है पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है. तो द फॉर सेकंड मॉर्मन, डॉर्बीज, ये है द नाइट्स ट्रेजिडी. नेक्स्ट है एन एलिगरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिंबल्स कंटिन्यूड थ्रूआउट एन एंटायर स्टोरी सो as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. Nesfield. Following this, which of the books mentioned below is an allegory? तो यह है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है एक एलिगरी है. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस is an allegory written by John Bunyan. It was first published in 1678. Next, he resembles the animal that browses on thistles. The above is an example of periphrasis. Periphrasis is about speech or phrase. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ. इनमें से कौन सी ट्रेवल पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती है. तो फर्स्ट पोएम ही है डेस्क्रिप्टिव स्केच. डेस्क्रिप्टिव स्केच वाज पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद 6 poems by Coleridge and 15th by Wordsworth. 10 poems by Coleridge and 10 by Wordsworth. 4 poems by Coleridge and 15th by Wordsworth. 4 poems by Coleridge and 19 poems by William Wordsworth. इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है. इसमें एस.टी. कॉलरिज ने 4 पोएम लिखी थी और 19 पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी. द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड contained 23 poems, 4 of which were contributed by S.T. Coleridge and 19 by William Wordsworth. देखिए, जो लिरिकल बैलेड का फर्स्ट एडिशन था वो उसमें 23 पोएम थी. 23 पोएम में से 4 पोएम जो थी S.T. कॉलरिज ने लिखी थी और बाकी की 19 पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी. नेक्स्ट है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. द profound philosophy of Wordsworth was rejected by T.S. Eliot. Option number 2 is correct. Next है the question of women's right and her sphere had been agitating the minds of men for a long time. Tennyson expressed his views on it in The Princess. The Princess, a medley 1847, is an answer to the question of women's sphere. It strongly agitated the mind of public. Next है what is known today as the Idlis of the King began. Next question था 63. What is known today as the Idlis of the King began in 1842 with the poem Naughty D. Arthur. Which is the last poem of the Idlis? Ed, Belin, Vivian या Elaine? इसका है Belin. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. Tennyson started the legends of Naughty D. Arthur and later added the stories of Vivian, Elaine until Belin appeared in 1885.
Next, Queen Victoria found great solace in her grief from one of Tennyson's poem, what is the title of the poem? देखिए, क्वीन विक्टोरिया ने एक ग्रेट सोलिस पाया अपनी ग्रीफ इन हर ग्रीफ अपने दुख में फ्रॉम वन ऑफ टेंसन्स पोएम, टेंसन्स की एक पोएम में। तो उस पोएम का नाम बताए। उस पोएम का नाम है इन मेमोरियम। Queen Victoria found solace in the poem in memoriam and told Tennyson that his poem next to the Bible gave her the most comfort. Next है, when did the last poem of the Idli appear? इडली की लास्ट पोएम कब अपियर हुई थी? 1885 में, 1884 में, 44 में, 53 में या 90 में? तो ये हुई थी 1885 में। Which of his own book did Charles Dickens consider to be his best work? तो Oliver Twist। Next, Charles Dickens' marriage was not very successful. When Dickens was middle-aged, his name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. What was her name? देखिए, चार्ल्स डिकन्स की जो मैरिज लाइफ थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। जब चार्ल्स डिकन्स मिडिल एज्ड थे, उनका नाम एक एक्ट्रेस जो 25 इयर्स की थी, जो 25 इयर्स यंगर थी, उनके साथ जोड़ा जाता था। व्हाट वाज हर नेम? उस एक्ट्रेस का क्या नाम था? उस एक्ट्रेस का नाम था एलन टर्नन। Dickens' relationship with Ellen Ternan, his mistress, was not smooth like his married life. Next है, which of these is not a work by John Keats? इनमें से कौन सा वर्क जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया नहीं है? Autumn, Isabella, The Pot of Basil. Tonight is a poem composed by Shelley in 1824. Tonight पोएम है जो शैले के द्वारा लिखी गई है 1824 में। नेक्स्ट है, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats. Which poem was it? ये कौन सी पोएम थी? Ode on a Grecian Urn. नेक्स्ट है, Which is John Keats' first poem? John Keats की फर्स्ट पोएम कौन सी थी? On looking at Chapman's Homer. On looking at Chapman's Homer is the first poem of John Keats. Endymion by Keats is a story of a young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from. देखिए, एंडाइमन कीट्स के द्वारा लिखी गई एक यंग शिफर्ड पर एक पोयम है। इसकी जो स्टोरी लव्ड बाय द मून गॉडेस, कीट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, इसमें कीट्स ने स्टोरी किससे ली है? तो ग्रीक माइथोलॉजी से ली है। जॉन कीट्स made his mind to reflect the spirit of the old Greeks in modern English. His efforts are seen in the volume Endymion. नेक्स्ट है, विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब? कौन सा रोमांटिक नॉवेल चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है? रोजमंड ग्रे is a romantic novel written by Charles Dickens. Charles Lamb. Charles Lamb wrote Rosamund Grey 1798 during the first period of his literary career. देखिए, मैं चार्ल्स डिकन्स बोल देता बाय मिस्टेक, ये चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब का जो रोमांटिक नॉवेल है वो है रोजमंड ग्रे। ये 1798 में लिखा गया था। Mrs. Battle's opinion on whist is an essay that has delighted generation of readers. We find it in Essays of Elia by Charles Lamb. Lamb's Essays of Elia were written in 1820 to 23. When were the last essays of Elia written?
एसेज ऑफ इलिया जो है 1820 से 23 तक लिखी गई थी। तो इसका लास्ट ऐसे किस उसमें लिखा गया था, तो 1833 में। इसका जो लास्ट ऐसे था इलिया का, वो 1833 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर्स, लैम्ब्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स द एडवेंचर ऑफ यूलिसीज। Charles Lamb composed the poem Tales from Shakespeare and the Adventure of Ulysses. William Wordsworth's Prelude was completed की गई थी जी 1805 में। The Prelude made impression on the mind of Wordsworth. It was completed in 1805 but published after his death. जो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी Prelude, इट वॉज ये जो थी 1805 में लिखी गई थी, कंप्लीट हो गई थी लिख करके, लेकिन ये पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद। नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर के किस प्ले में हमको ये लाइन्स मिलती हैं। देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस हैमलेट। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द प्ले Hamlet. These lines are taken from Hamlet, Act 1st, Scene 5th, and are spoken by Horatio to Hamlet. ये जो लाइन्स हैं ये हैमलेट के एक्ट 1st, Scene 5 से ली गई हैं, और ये लफ्ज जो ये लाइन्स हैं ये बोली गई हैं मोरेशियो के द्वारा हैमलेट को। नेक्स्ट है, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी में से ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है किस ट्रेजेडी को, तो हैमलेट को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, हैमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। इन फैक्ट इट शोज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट। नेक्स्ट है, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के अर्ली प्लेज लिखे गए थे 1597 से 1625 तक, 1598 से 1614 तक, या 1590 से 1595 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 है 1590 से 1595 तक। शेक्सपियर्स अर्ली प्लेज वर रिटन फ्रॉम 1590 टू 1595। Next है, it is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? The rebellion of the Duke of Essex. Which of these poems by Shelley is written in blank verse? Shelley की किन poems में से blank verse में लिखी गई है poem? तो first है The Witch of Atlas. The Witch of Atlas is written by P.B. Shelley in blank verse. Which of these was written by Shelley? इनमें से कौन सी शैले के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 3 है Defense of Poetry. The Defense of Poetry 1821 is written by Shelley and Defense of Poesies is written by Philip Sidney. देखिए, एक तो है डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 में लिखी गई है शैले के द्वारा, दूसरा है डिफेंस ऑफ पोइसीज, तो ये लिखी गई है फिलिप सिडनी के द्वारा। ये एक जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बस पोइट्री है और यहाँ पर पोइसीज है, तो पोइसीज जहाँ पर आ जाए वहाँ पर फिलिप सिडनी, और पोइट्री आ जाए डिफेंस ऑफ पोइट्री, वो आपको याद रखना है पीबी शैले ने 1821 में। नेक्स्ट है, प्रोमेथियस अनबाउंड इज अ लिरिकल ड्रामा। प्रोमेथियस अनबाउंड 1818 इज अ लिरिकल ड्रामा एंड द बेस्ट वर्क ऑफ शैले। नेक्स्ट है, शैले's Adonais is a threnody bewailing the death of John Keats. Adonais is a song of grief on the death of the poet John Keats. Next question है, to some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? तो ये थे जॉन कीट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज
kids appeared as a member of the Cockney School of Poetry। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ 41 से लेकर के 85 तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रही है कि मैं आपको सही आंसर दूं। अगर इन कोशिशों के बावजूद भी आपको लग रहा है कि कोई सा आंसर गलत है या आपके अकॉर्डिंग कोई सा भी आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताएं कि सही आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन भी दें कि आंसर कैसा आया, क्योंकि कई स्टूडेंट्स कई व्यूवर्स ऐसा करते हैं कि वो आंसर को उनको सही पता नहीं होता है लेकिन वो मैसेज कर देते हैं कि इसका आंसर ये है। तो प्लीज़ पहले सर्च कीजिए, आपको सही से पता होना चाहिए कि आंसर कौन सा है और फिर आप कमेंट कीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।